हेलो एवरीवन, आई एम भूमिका इंदौरी, प्रोडक्ट कोऑर्डिनेटर फॉर लीगल एज आफ्टर कॉलेज। इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को डिस्कस करने वाले हैं। अब ये जो सीरीज है ये एलएलएम बेस्ड क्रैश कोर्स सीरीज वी आर रनिंग ऑन यूट्यूब, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑलरेडी कल एक वीडियो नीलम मैम ने लिया था विच वाज कमर्शियल लॉ वीडियो, जो तुमने देखा होगा। कमर्शियल लॉ में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस किया था। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक क्लिक करके उसको अभी देख लो। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। अब एज यू ऑल नो, कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, सो इट इज हाईली इम्पॉसिबल कि किसी भी क्रैश कोर्स में इसे पूरा कवर किया जाए। सो व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू एंड व्हाट आई हैव डन फॉर दिस क्लास इज कि मैंने वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को चूज किया है जहां से मोस्टली एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि अमेंडमेंट, जैसे कि कोई रिसेंटली बिल आया हो, वो सारी चीजें, राइट। इसके दो रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों का रिवीजन कराया जाए। सेकंड, इन क्लासेस को एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बनाया जाए, बिकॉज एज यू ऑल नो यूट्यूब पे बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। व्हेन इट कम्स टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी बहुत वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन कैसे ये क्रैश कोर्स उन वीडियो से अलग होने वाला है ये आपको यहाँ पता चलेगा, एंड कैसे ये आपके आने वाले एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हेल्प करने वाला है। चले स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ, सबसे पहले आई गिव द आउटलाइन ऑफ द क्लास कि किस तरीके से क्लास को मैं आगे बढ़ाने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वी आर डिस्कसिंग कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रियम्बल। प्रियम्बल इनएविटेबल है, अनअवॉइडेबल है, उसे पढ़ना जरूरी है। ऐसा देखा गया है कि सारे एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन में प्रियम्बल से एक दो सवाल तो आते हैं, इंक्लूडिंग क्लैट पीजी एग्जामिनेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिसेंटली एक बिल पास हुआ है राज्यसभा में, पास नहीं हुआ है, इंट्रोड्यूस आई वुड से इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज प्रियम्बल अमेंडमेंट बिल। नाउ एज ये पर्टिकुलर चीज न्यूज में रही है रिसेंटली, तो देयर आर हाई नंबर ऑफ चांसेस कि इससे आने वाले एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाएं, वेदर इट इज क्लैट पीजी, ओके, डीयू, बीएचयू एक्सेट्रा, राइट। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसी पे मैंने 10 क्वेश्चंस बनाए हैं। अब why I made these question, because as it was in news and ये एक recent चीज है, तो इससे चांसेस आने की जरूरी लाइक बहुत सारे चांसेस हैं कि इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिले, एंड दैट्स अ रीजन आई मेड MCQ on this particular bill. We will discuss those MCQ followed by 10 MCQs from preamble, right? So preamble से भी हम 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो frequently पूछे जाते हैं in any of the examination, whether it is CLAT PG or DU BHU IELT ILI, right, किसी भी examination में। Now later we will discuss citizenship amendment bill. अब now why I am discussing citizenship, because you all know कि हम 5 to 11 आर्टिकल में सिटीजनशिप को पढ़ते हैं। अब अगर आप बात करेंगे सिटीजनशिप की, तो सिटीजनशिप पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, बट एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं होगा कि आपको डायरेक्ट सवाल पूछा जाए कि कौन से आर्टिकल में क्या चीज दे रखी है। वो चीजें तो आप अपने बेरिक में भी पढ़ लेंगे, लेकिन वहां पे बहुत सारे चांसेस हैं कि आपसे ये सवाल पूछा जाए कि ये बिल एक्ट कब बना, या सी आई हैव रिटन इट रॉन्ग, इट शुड बी एक्ट, बिकॉज नाउ इट इज नॉट CAB, it is CAA, right? So इस एक्ट से या जब वो ये बिल था तो इससे कुछ सवाल आने की संभावना है, दैट इज अ रीजन आई विल डिस्कस दिस। Followed by I will be discussing fundamental rights. Fundamental rights, you know, it's again a very vast area. सारा कुछ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। इस क्लास में मैं आर्टिकल 12, ठीक है, आर्टिकल 13 which deals with inconsistency with fundamental right and right to equality में आर्टिकल 14 को डिस्कस करूंगी। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रियम्बल को देखते हैं। तो प्रियम्बल में आपको क्या क्या चीजें हैं जो जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि प्रियम्बल का आइडिया कहाँ से लिया गया था, तो ये लिया गया था यूएसए से, ठीक है। तो तुम्हें ये जानना जरूरी है कि यूएसए से इसका आइडिया लिया गया था। सेकेंड, अब हम कुछ चीजें रीड भी करेंगे एंड आई विल एक्चुअली एक्सप्लेन यू दीज थिंग्स एज वेल, राइट। फैक्चुअल चीजें जो पूछी जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल DU एंड BHU, इनके जो एग्जाम्स होते हैं इसमें बहुत फैक्चुअल चीजें पूछे जाती हैं, इसलिए वी आर नॉट गोइंग टू इग्नोर द फैक्चुअल पॉइंट्स एज वेल, राइट। नाउ द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वाज adopted along with constitution on 26 November 1949 represents
the values that are incorporated in the constitution। तो preamble क्या बताता है? preamble वो values बताता है जो कि incorporate की गई हैं constitution में। इसको हम introductory statement भी बोलते हैं and it deals with the philosophy behind what? behind the कॉन्स्टिट्यूशन के जितना भी स्ट्रक्चर है उसके पीछे की क्या फिलॉसफी है, अगर उसे हम कंसोलिडेटेड फॉर्म में बात करें तो प्रियम्बल डील्स विद इट, talks about that in a very brief manner, right? Then there's a three statements which are very important। पहला KM मुंशी जी का स्टेटमेंट है, इन्होंने प्रियम्बल को हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताया था, राइट? ठाकुरदास भार्गव ने प्रियम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया था एंड व्हेन इट कम्स टू एन.ए. पालकीवाला इन्होंने आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था प्रियम्बल को। दीज थ्री स्टेटमेंट्स, इनसे सवाल एवरी नाउ एंड देन पूछे जाते हैं, तो इसकी या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या किसी कॉपी में वीडियो को पॉज करके लिख लें, राइट? नाउ प्रियम्बल एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, यूसेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, इसके साथ साथ आइडियाज एंड एस्पिरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, ये प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को भी बताता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या अचीव करना है हमें कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो किस आइडिया से बनाया है, क्या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनाया है, इसको बताता है। इट एक्ट्स एज अ मैनुअल, राइट? हर एक चीज के साथ एक मैनुअल आता है। मैनुअल का मतलब क्या होता है कि इस चीज को कैसे यूज करना है, तो प्रियम्बल ये बताता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे कैसे यूज करना है। इट ऑल्सो डील्स विद द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन एक और चीज है कि जो ये बेस किस पे है, तो इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको ड्राफ्ट किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि मूव हुआ था 13 दिसंबर 1946 को और जिसको अडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को। सो दीज डेट्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट, आप कहीं इसको लिख के रख लें। नाउ नेक्स्ट इज, अगर हम लाइक बेयर टेक्स्ट की बात करें कि प्रियम्बल की लैंग्वेज क्या कहती है, तो इट डील्स विद be the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic, राइट? अब यहाँ पे आपको येलो में जो टेक्स्ट दिख रहा है ना, ये जो टेक्स्ट है ये डील करता है आपके प्रियम्बल को जो अमेंडमेंट करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2021, जिसकी मैंने पहले आपसे जिसका डिस्कशन किया था, ये उससे डील करता है। इस पर्टिकुलर 2021 बिल में ये कहा गया, या ये प्राइवेट मेंबर बिल था, इस प्राइवेट मेंबर बिल में ये कहा गया कि सोशलिस्ट जो है उसे इक्विटेबल से चेंज किया जाए। आई रिपीट, इसमें ये मांग की गई कि जो वर्ड सोशलिस्ट है ये एक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है एंड दैट्स अ रीजन रिप्लेस इट विद इक्विटेबल। ओके, नेक्स्ट इज, सो ये जो वर्ड्स हैं ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि इंडिया क्या है। इंडिया सॉवरेन है, इंडिया सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, राइट? इन सारे वर्डों जो वर्ड्स हैं इनका मीनिंग हम आगे देखेंगे, ठीक है? एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, क्या सिक्योर करना है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है? ये हमें सिक्योर करना है। जस्टिस किस चीज से? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी किस चीज की? थॉट्स की लिबर्टी, एक्सप्रेशन की लिबर्टी, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की लिबर्टी, एंड दैट्स अ रीजन दैट हमारे पास राइट टू रिलीजन है, राइट टू प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन है, राइट? देन इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, किस चीज की इक्वालिटी की बात की जा रही है? स्टेटस की एंड अपॉर्चुनिटी की। नाउ ये जो रिसेंट प्राइवेट मेंबर बिल है इसमें ये भी बात की गई कि जो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी है इसको इसके साथ साथ ऐड किया जाए इक्वालिटी एंड स्टेटस ऑफ टू बी बॉर्न, टू बी फेड, to be educated, to get a job and to be treated with dignity. I repeat, ये जो येलो में आपको टेक्स्ट दिख रहा है, this is taken from private member bill, और मैंने इसको जो बेयर टेक्स्ट है उसके साथ इसलिए रखा है ताकि आप प्रियम्बल की लैंग्वेज के साथ ये अच्छे से समझ पाए कि किन चीजों को चेंज करने की बात कही गई है उस प्राइवेट मेंबर बिल में, ठीक है? ओके, चलिए। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? ब्रदरहुड, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity
of the nation in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949. 26th November 1949 को हमने अडॉप्ट किया और इनेक्ट किया और अपने आप को ही दिया, राइट? क्या दिया? कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? तो यहाँ पे सबसे पहले तो वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या समझ आता है? ये कि हमने अपने आप को ही कॉन्स्टिट्यूशन को दिया है, राइट? ओके, सो हमारे बिहाफ पे जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने प्रियम्बल को बनाया है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। सेकेंड, यहाँ पे एक और चीज है जो येलो में पार्ट है, ये भी कहा गया इस प्राइवेट मेंबर बिल में कि प्रियम्बल में हैप्पीनेस अश्योरिंग अ ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस को भी ऐड किया जाए। ओके, आई होप आपको बेयर एक नॉर्मल ऊपर से चीजें समझ आ गई होंगी। अब हम थोड़ा सा डीप में प्रियम्बल को समझते हैं, एक एक शब्द को समझते हैं। जैसे कि पहला क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो सोर्स है वो कौन है? वो हम लोग हैं, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सोर्स उसके सिटीजन, उसके लोग हैं, राइट? और ऑन बिहाफ ऑफ पीपल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लोगों के बिहाफ में कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया है। दैट्स अ रीजन स्टार्ट्स फ्रॉम वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट? और मैंने आपको बताया था कि जो हमारा प्रियम्बल है वो हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर लिया है। और अगर हम बात करें यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल की तो वो भी स्टार्ट होता है वी द पीपल से, राइट? नेक्स्ट, जो सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन, सेकुलर वर्ड है, ये नेचर ऑफ द प्रियम्बल बताते हैं, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताते हैं। एंड जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी ऑब्जेक्टिव बताता है कि हमें क्या अचीव करना है। हमें जस्टिस अचीव करना है, हमें इक्वालिटी अचीव करनी है, हमें लिबर्टी अचीव करनी है, हमें फ्रेटर्निटी अचीव करनी है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट हमने 26 नवंबर 1949 को किया। अभी तक एक ही बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया है, आपको सबको पता होगा, बिकॉज ये हम अपने लॉ स्कूल के फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे होते हैं। 42nd अमेंडमेंट से किया गया, जो ये हुई थी 1976 में, राइट? इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और इससे क्या ऐड किया गया? इससे ऐड किया गया था सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ओके, नाउ अब हम आते हैं सॉवरेन पे, ठीक है। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड सॉवरेन है इसका मतलब होता है एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों टाइप की सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि किसी और का आप पे कंट्रोल ना हो, आप फ्री हो, आप आजाद हो, राइट? आप इंटरनली भी आजाद हैं और आप एक्सटर्नली भी आजाद हैं। एक्सटर्नल आजादी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल है कि जैसे पहले हम पे ब्रिटिशर्स रूल किया करते थे, देयर वाज नो sovereignty, we were ruled by some other country. इंटरनल अगर हम सॉवरेनिटी की बात करें तो हर एक स्टेट या कंट्री अपने आप में जो टेरिटरीज हैं वो सॉवरेन है, उन पे कोई और या एक्सटर्नल फोर्स या कोई इंटरनल फोर्स भी रूल नहीं करती है, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें, देखो, नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, ठीक है। सॉवरेन हम कब हुए थे? हम हुए थे 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और हम आजाद कब हुए थे? 15 अगस्त 1947 को। तो आप पूछोगे कि 15 अगस्त 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 तक का जो टाइम था उस वक्त पे हम क्या थे? तो उस वक्त पे हम सॉवरेन नहीं थे, डोमिनियन थे। अब डोमिनियन का ये मतलब होता है कि हम पे थोड़ा ना थोड़ा कोई और रूल कर रहा था, बिकॉज इस पीरियड पे हम टोटली ब्रिटिशर्स के रूल से बाहर नहीं थे, बट टोटल उनके अंडर कंट्रोल में भी नहीं थे, तो उसे बोला जाता है डोमिनियन। आपको ऐसे टाइप की टर्मिनोलॉजी के मीनिंग याद करना जरूरी है, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू क्लैट पीजी एग्जामिनेशन, वहां पे जो वो पैराग्राफ देते हैं उसमें समटाइम्स दे use these kind of terminology, and if you're not aware with the terminology then it is very difficult for you to actually understand that kind of excerpt. Okay, so next, so हमने sovereign समझ लिया। now India socialist भी है। अब socialism
क्या है? तो मैंने आपको पहले भी बताया, सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी है. इट रेफर्स टू सम फॉर्म ऑफ ओनरशिप ऑफ means of production and distribution by the state, and it was added by the virtue of 42nd amendment in the year 1976 by mini constitution. And इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू establish welfare state. तो जो हमारा सोशलिज्म है ना, ये रशिया के सोशलिज्म से बहुत अलग है. हमारे सोशलिज्म में ये नहीं है कि सारी चीज स्टेट ले लेगा और स्टेट हमें रूल करेगा. यहाँ पे हमें वेलफेयर स्टेट बनाना है, हमें लोगों का भी ध्यान रखना है, ठीक है. और हमारा सोशलिज्म ये कहता है कि हमें सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी को अचीव करना है, ठीक है. सो आवर सोशलिज्म इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. Kindly remember this, that India's socialism is democratic socialism. अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कुछ केस लॉ से, आपसे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. एक्सेलवेयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1979 का ये केस है. देखो 1976 में सोशलिज्म ऐड किया गया और 1979 में ये केस लॉ आया, और यहाँ पे ये कहा गया कि सोशलिज्म इज इन फेवर ऑफ नेशनलाइजेशन एंड स्टेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्रीज, बट वी कैन नॉट इग्नोर प्राइवेट ओनरशिप. तो हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, नेशनलाइजेशन के लिए हमें ये जरूरत है कि हम स्टेट के हाथ में कंट्रोल दें. लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो बाकी बचे हुए लोग हैं, जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी है, जो प्राइवेट ओनर्स हैं, उनको पूरे तरीके से इग्नोर कर दिया जाए. दिस वाज हेल्ड इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है, कि प्राइवेट ओनर को भी इग्नोर नहीं किया जाएगा. हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा, किसमें? नेशनलाइजेशन में, स्टेट ओनरशिप में, एंड जो प्राइवेट ओनर्स हैं उनके राइट्स में. राइट नाउ नेक्स्ट केस इज मिनर्वा मिल केस, ठीक है, जो कि आया था 1980 में, एक साल के बाद. अब यहां भी ये कहा गया कि सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को अचीव करना है बाय कार्विंग आउट द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स को यूज करके, क्योंकि एवरी सिटीजन, एवरी ह्यूमन हैव वन ऑफ द अदर फंडामेंटल राइट, और सिटीजंस के पास तो सारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं. एंड इट इज अ ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को यूज करके हर एक पर्सन को अपॉर्चुनिटी दे, और जो भी वहां पे प्रोवाइडेड है उसको एंश्योर करे, एंडेवर करे प्रोवाइड करने के लिए. तो ये सारी चीजों को यूज करके सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को अचीव करना है. दिस वाज हेल्ड इन द केस ऑफ मिनर्वा मिल केस. तो आपको समझ आया होगा कि इंडिया का सोशलिज्म का मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि यहाँ पे स्टेट के पास सब कुछ चला जाएगा और प्राइवेट ओनरशिप खत्म हो जाएगी. यहाँ पे हम बैलेंस बनाने की बात कर रहे हैं, एंड अल्टीमेटली बैलेंस बनाते वक्त हमें वेलफेयर ऑफ द पीपल को हमेशा माइंड में रखना है. राइट? However, because of the development and for the development, for the nationalization, state को कुछ चीजें अपने कंट्रोल में लेना होती हैं. राइट? चले, नेक्स्ट इज सेक्युलर. अब सेक्युलर वर्ड जो है, अगेन ये ऐड किया था 42nd अमेंडमेंट से. यहाँ पे सेक्युलर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि स्टेट जो है उसके पास रिलीजन टॉलरेंस होनी चाहिए, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन. ऐसा नहीं है कि पूरा स्टेट एक हिंदू स्टेट है या एक मुस्लिम स्टेट है या कोई भी जो रिलीजन है वो स्टेट गवर्न करता है. स्टेट की कोई रिलीजन नहीं होती है. इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन एंड रिलीजियस टॉलरेंस इज रिक्वायर्ड. राइट? स्टेट हैज नथिंग टू डू विद रिलेशन ऑफ मैन विद गॉड. तो भाई आपका क्या गॉड के साथ रिलेशनशिप है, ये आपका पर्सनल मैटर है. इसमें स्टेट कुछ भी नहीं करेगा, स्टेट का कोई इंटरफेरेंस भी नहीं होगा, और स्टेट आपको बोलेगा भी नहीं कि यू शुड फॉलो सर्टेन रिलीजन. फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान इज अ इस्लामिक स्टेट. राइट? इंडिया इज नॉट अ एनी रिलीजन बेस्ड कंट्री, इट इज अ सेक्युलर कंट्री. मतलब ये सारे धर्मों को रिस्पेक्ट करते हैं और सारे धर्मों के लोगों को अपने रिलीजियस बिलीफ, फेथ को लाइक फॉलो, प्रोपोगेट करने का राइट देते हैं. राइट? नाउ द गवर्नमेंट मस्ट नॉट फेवर और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी रिलीजन. गवर्नमेंट को किसी भी रिलीजन के लोगों में फेवर या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है कि हिंदूज को फेवर करना है, मुस्लिम्स को नहीं फेवर करना है, या मुस्लिम्स को फेवर करना है, हिंदूज को नहीं करना है. स्टेट विल नॉट डू दैट. ठीक है? इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल स्टेट रिलीजन. मैंने बताया जैसे कि कुछ स्टेट कुछ जो कंट्रीज हैं वो इस्लामिक कंट्रीज हैं, इंडिया का कोई भी रिलीजन नहीं है. राइट टू
preach and propagate any religion. तो हमें ये right मिलता है, ये हमारे preamble में भी है, and this is our fundamental right as well, that we have the right to preach, to propagate any religion we follow, right? चले आगे बढ़ते हैं और कुछ केस लॉस को देखते हैं. SR Bommai versus Union of India. The case was decided by Supreme Court in the year 1994. It's a very important case. और यहाँ पे ये कहा गया था कि जो ये सेकुलरिज्म है ये पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का. अब हो सकता है आपको डाउट हो, आपने बहुत ही कम पढ़ाई की हो अपने लॉ स्कूल में और आपको यही ना पता हो कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देती हूँ. However, I believe you all know that बेसिक स्ट्रक्चर की बात केशवानंद भारती केस में की गई थी और वहां पे ये कहा गया था कि आप सब कुछ अमेंड कर सकते हो, लेकिन आपको हमेशा बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब जो बेसिक चीजें हैं, जो एकदम बेस है, जिसके बेसिस पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, ठीक है, उसको आपको अमेंड करने का अधिकार नहीं है. तो यहाँ ये बताया गया कि जो सेक्युलरिज्म है ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, राइट? मतलब आप सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, जो सेक्युलरिज्म हमारे प्रीएम्बल में मेंशन है, इसको आप अमेंडमेंट लाके भी चेंज नहीं कर सकते. कल को आप लेजिस्लेचर अमेंडमेंट लाके ये नहीं कह सकता कि नहीं आज से जो हमारी जो कंट्री है वो सेक्युलर नहीं है, राइट? ये एक पर्टिकुलर रिलीजियस कंट्री बन जाएगी क्योंकि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर में रख दिया गया. दैट मीन्स दैट इट कैन नॉट बी अमेंडेड, इट कैन नॉट बी चेंज्ड, which was held in the case of केशवानंद भारती केस. नेक्स्ट केस देखते हैं. तो ये जो पर्टिकुलर केस है ना एसआर बोम्मई, इसको याद कर लें. ये पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है, सवाल इस तरीके से कई बार आ चुका है कि सेक्युलरिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इट वाज हेल्ड इन विच केस. 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए जाएंगे और आपको मार्क करना है एसआर बोम्मई केस, राइट? चले नेक्स्ट केस इज सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अनदर्स. 1974 का ये केस है. इसमें ये कहा गया था कि जो सेक्युलरिज्म है वो ना ही एंटी गॉड होगा और ना ही प्रो गॉड होगा. मतलब एक कंट्री ना ही एंटी गॉड होगी और ना ही प्रो गॉड होगी. यही मीनिंग होता है सेक्युलरिज्म का. सेक्युलरिज्म मीन्स elimination of God from matter of state and the state has nothing to do with the religion of the people. चलें आगे देखते हैं. डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी से हमारा क्या मतलब है? तो गवर्नमेंट ड्रॉज इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल. वी ऑल नो गवर्नमेंट जो अथॉरिटी है वो हमसे ही ड्रॉ करती है, लोगों से ड्रॉ करती है. इंडिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट है. इसका मतलब ये होता है कि इंडिया में जो है हमारे जो प्रेसिडेंट को चूज किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर को चूज किया जाता है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बाय द पीपल होता है, बाय द वे ऑफ इलेक्शन होता है, ठीक है? और वो जो इलेक्शंस होते हैं वो फ्री होते हैं, वो फेयर होते हैं, वो पीरियोडिक होते हैं. ऐसा नहीं है कि एक बार इलेक्शन हुए अब 15-20 कुछ लिमिट फिक्स नहीं है कि इलेक्शन होंगे ही नहीं, या किसी को पता ही नहीं है कब तक इलेक्शन होंगे, राइट? सो देयर इज अ फिक्स्ड पीरियोडिक गैप जिसके बाद इलेक्शन होना जरूरी है, फेयर इलेक्शन होना जरूरी है एंड एट ऑल लेवल्स पे इलेक्शंस होना जरूरी है. यूनियन, स्टेट या लोकल बॉडीज सब पे इलेक्टेड बॉडीज ही बैठेंगी. दैट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है? मतलब रूल ऑफ द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. गवर्नमेंट विल बाय द विल ऑफ द पीपल. गवर्नमेंट क्यों कहते हैं बाय द विल ऑफ द पीपल होती है? बिकॉज ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है, राइट? यहाँ पे एनार्की या फिर ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राइट? ऐसा कुछ भी नहीं है. हम इलेक्ट करते हैं कंसिडरिंग कि कौन सा ऐसा पर्सन है जो हमारे लिए जो भी हमारे राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं उनको प्रॉपर एग्जीक्यूशन में हेल्प करेगा, ठीक है? और यहाँ पे यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइजी का भी कॉन्सेप्ट है. दैट मीन्स दैट after achieving a certain age, which is in case of India is 18, you have a right of vote and every person vote is equal. आपका वोट या एक मेल का, फीमेल का, एक रिच, पुअर, सबके वोट्स इक्वल होंगे. Everybody has right of casting one vote, ठीक है? नेक्स्ट रिपब्लिक. रिपब्लिक का मतलब होता है कि head of the state is elected directly और इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर. यहाँ पे नॉमिनेटेड नहीं होगा हेड ऑफ द स्टेट, इलेक्टेड होगा. रियल हेड कौन होता है? हमारा पीएम, प्राइम मिनिस्टर होता है, जिसको हम चुनते हैं लोकसभा इलेक्शन से. एंड नॉमिनल हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है. व्हेन इट कम्स टू लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट.
on the activities of individual and at the same time providing opportunities for the development of individual personalities. ठीक है, रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, उसी को लिबर्टी कहा जाएगा। एंड ऐसे मेजर्स लिए जाएंगे जिससे जो जो जनता है, जो लोग हैं, उनकी डेवलपमेंट हो, इंडिविजुअल की पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो। देन फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मैंने आपको भी पहले भी बताया, इसका मतलब होता है द सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा जिसे हम कहते हैं, द स्पिरिट ऑफ वननेस, एंश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि क्या प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है या नहीं। तो इसके बारे में देखते हैं। केस लॉ है इन रे बेरोबरी यूनियन केस, मतलब इन रेफरेंस, मतलब सुप्रीम कोर्ट को ये रेफर किया गया होगा केस, 1960 का ये केस है। और कब रेफर किया जाता है, जबकि फॉल करता है आर्टिकल 143(1) में। ठीक है, सो इन रे बेरोबरी यूनियन केस में, ये 7 जज का केस था, इसमें ये कहा गया था कि जो प्रियम्बल है इज की टू ओपन द माइंड इफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ऑफ द फ्रॉम फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें ये कहा गया था जो प्रियम्बल है वो एक की है, एक चाबी है फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के माइंड को खोलने के लिए। ठीक है, हाउएवर ये भी कहा गया था इसी पर्टिकुलर केस में दैट जो प्रियम्बल है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है, और अगर वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 368 उसे अमेंड नहीं किया जाएगा। आई रिपीट, 3 बातें कही गई थी। अगर स्टेटमेंट ये आता है, आपके सवाल ऐसा आता है कि in which case it was held that preamble is the key to open the mind of the framers of the constitution, then the answer will be in the Berubari case. If the question will be like that in which case it was held that preamble is not the part of the constitution, then also your answer will remain the same. And in which case it was held that the preamble cannot be amended by the virtue of article 368, then also the answer will be in re Berubari case. देखो, मैंने इस पर्टिकुलर लेक्चर में सिर्फ वही केस लॉस इनकॉर्पोरेट किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे बार बार रिपीट मोड पे सवाल पूछे जाते हैं। इसके साथ एक चीज और याद रखना कि इन केस लॉस को प्रिपेयर करने से आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो, बिकॉज यू ऑलवेज हैव 4 ऑप्शंस। इफ यू नो दैट सर्टेन थिंग हैज बीन हेल्ड इन पर्टिकुलर केस, तो आप उसे एलिमिनेट कर सकते हो, देन योर चांसेस ऑफ मार्किंग द करेक्ट आंसर विल इंक्रीज। ओके, 4 में से अगर तुमने 2 हटा दिए तो तुम्हारे पास 2, तो मतलब तुम्हारा जो चांस है आंसर करेक्ट मार्क करने का नाउ इट इज 50%, राइट। एंड अगर तुमने तीनों ही हटा दिए, तुम्हें तीनों के बारे में पता है, तो जो बचा हुआ है वो आंसर होगा। सो कैसे भी तुम्हारी विन विन सिचुएशन होने वाली है। चले आगे बढ़े। उसके बाद आता है द लेजेंड केशवानंद भारती केस 1973, 13 जजेस बेंच का ये केस है। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया प्रियम्बल इज नॉट द सोर्स ऑफ पावर और द सोर्स ऑफ लिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें कहा गया कि भाई इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। समझो, बेरोबरी में कहा गया था कि पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, केशवानंद भारती में कहा गया बिल्कुल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब अगर पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का तो अमेंड भी किया जा सकता है, कहां, आर्टिकल 368 में। ठीक है, लेकिन एक और राइडर लगा दिया गया, ये कहा गया कि भाई जो भी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, उनको अमेंड नहीं किया जाएगा। अब क्या बेसिक स्ट्रक्चर होगा, क्या बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होगा, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कहीं पे लिस्ट प्रोवाइडेड नहीं है। लेकिन जैसे हमने पहले पढ़ा पिछली स्लाइड में कि सेक्युलरिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक बताता है, बेसिस बताता है। सेक्युलरिज्म को हम अमेंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो जो भी चीज एकदम इंपॉर्टेंट है, जिनके चेंज करने से जो आइडिया है या जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जो पीछे की थ्योरी थी, जो उनका कॉन्सेप्ट था, जिसके बेसिस पे ये बना था, अगर वो चेंज होता है तो उसे हम बेसिक स्ट्रक्चर बोलेंगे। वो सारी चीजें जिससे कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका जो आइडियोलॉजी है, जो फ्रेमर्स की आइडियोलॉजी है, अगर वो चेंज हो जाए, अगर पूरा का पूरा उसका कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाए, तो उसे हम बेसिक स्ट्रक्चर बोलेंगे। नेक्स्ट इज ओके, सो यहाँ पे एक पोस्ट है विच इज ऑल इंडिया ओपन मॉक। अगर आप क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हो,
ठीक है, और आप 2022 का अटेम्प्ट देना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल करो और इस नंबर पे रजिस्टर करके आप ऑल इंडिया ओपन मॉक जो कि 8th को होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी क्लैट पीजी बेस्ड। एक्चुअल आपको जैसे आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस करना होता है एग्जाम के पहले, वो आपको करने को मिलेगा और इसके बाद भी हम लेके आएंगे 2 और फ्री मॉक, ये भी फ्री होने वाला है, तो इसमें आप रजिस्टर करके इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप सीरियस हो तैयारी को लेके तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि काइंडली अटेंड दिस। चलें आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था कि तो जैसा कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि इस पर्टिकुलर वीडियो में आई हैव इनकॉर्पोरेटेड एक्सर्प्ट, यू कैन कॉल इट एक्सर्प्ट और अ पैराग्राफ, जैसे कि क्लैट पीजी में पूछा जाता है, और उसके साथ साथ उसी एक्सर्प्ट से और पैराग्राफ से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस भी मैंने इनकॉर्पोरेट किए हैं। तो यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है ये डील करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2021 से, ठीक है। अब एक चीज तो यहाँ पे तुम ये जान लो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को कोई नंबर क्यों नहीं दिया गया। जितने भी बिल्स तुमने देखे होंगे या तो वो ऐसे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 101, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो कि लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एज नंबरिंग है। तो इसको नंबर इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि ये बिल ना इंट्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहा है राज्यसभा में। इसके इंट्रोडक्शन को लेके ही इतने इश्यूज हैं, इतनी ओपोजिशन है, दैट्स अ रीजन द नेम ऑफ दिस बिल हैज बीन केप्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2021, जो कि रिलेट करता है प्रीएम्बल में कुछ अमेंडमेंट से, जो कि हमने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो को डिस्कस किया था। अब इस पर्टिकुलर पैराग्राफ और आप कह सकते हो इस बिल से 10 क्वेश्चंस मैंने लाइक फॉर्मुलेट किए हैं। तो हम एक एक करके सारे 10 क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला सवाल कहता है कि अ प्राइवेट बिल टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन preamble introduced in parliament recently in 2021, it seeks to replace the word socialist with, तो socialist word जो है उसको किस word से replace करने की बात इस बिल में कही गई है। तो the word is equitable। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो socialism है it's a theory, it's a thought, ठीक है, it's a ideology। तो अगर हम इसको equitable से replace करते हैं तब भी जो भी हम अपना इंडियन सोशलिज्म अचीव करना चाह रहे हैं वो इंटैक्ट रहेगा और हम कर पाएंगे। एंड दैट्स अ रीजन दे आर डिमांडिंग टू चेंज दिस वर्ड विद इक्विटेबल, राइट। नाउ नेक्स्ट इज a private bill to attend the constitutional amendment also seeks to introduce following words into the text of constitution। तो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो प्राइवेट बिल जो है अमेंडमेंट जो करना चाहता है प्रीएम्बल में वो ऐड करना चाहता है। तो यहाँ पे हैप्पीनेस अश्योरिंग अ ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस इज समथिंग जो वो ऐड करना चाहता है। यू रिमेंबर जब मैंने बेयर टेक्स्ट ऑफ प्रीएम्बल को इनिशियल ऑफ द वीडियो में डिस्कस किया था तो वहां पे लास्ट में हाईलाइट करके येलो कलर से ये चीज मेंशन थी कि हैप्पीनेस assuring a gross domestic happiness, they want, this is a demand of a bill that it should be the part of the preamble। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है which article of Indian Constitution deals with special provisions as to financial bill। तो financial bill के special provisions आर्टिकल 117 में मिलेंगे। अब आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि मनी बिल से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है। आई होप सबको ये बात पता होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, ये कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल का क्या मतलब होता है। तो इस बिल का ये मतलब होता है कि अ मेंबर हु इज नॉट द मिनिस्टर, जो मिनिस्टर नहीं है, जो कि एक कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, अगर वो एक बिल पेश करता है, लेके आता है, इंट्रोड्यूस करता है, तो उसे बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है। और जो लाइक ऐसा पर्सन जो इस बिल को इंट्रोड्यूस करता है उसे कहते हैं प्राइवेट मेंबर और इस बिल को कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है। नेक्स्ट इज whether private member bill has to be admitted or not is decided by, कौन डिसाइड करेगा कि जो ये प्राइवेट मेंबर बिल है ये एडमिट हो या ना हो। तो जहां पे ये बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है बिकॉज अ प्राइवेट मेंबर बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर लोकसभा और इन राज्यसभा। तो जहां पे ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा लोकसभा के केस में स्पीकर एंड राज्यसभा के केस में चेयरमैन ये डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे आंसर होगा बोथ ए एंड बी। जो अगला सवाल है वो भी इसी से रिलेट करता है और ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशनल
अमेंडमेंट बिल कहाँ इंट्रोड्यूस होगा? तो मैंने आपको पहले भी बताया, आइदर हाउस में ये इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रायर असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। सो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि प्रायर जो प्रेसिडेंट की असेंट है वो रिक्वायर्ड नहीं होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल सीक्स टू ऐड वर्ड्स। तो कौन कौन से वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रियम्बल में ऐड करवाना चाहता है? तो आंसर विल बी डी, दैट इज टू बी बॉर्न, टू बी फेड, टू बी एजुकेटेड। अगर आप वापस से जाके इनिशियल देखेंगे इस वीडियो का, तो स्टार्टिंग में जब मैं बेयर टेक्स्ट आपको समझा रही थी प्रियम्बल का, वहां पे मैंने बताया था कि यहाँ पे वो चाहते हैं कि टू बी बॉर्न, टू बी फेड एंड टू बी एजुकेटेड भी ऐड हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, private member bill differs from government bill in that constitution provided that the MP who wants to move a private member bill has to give। तो यहाँ पे अब डिफरेंशिएशन की बात की जा रही है प्राइवेट मेंबर बिल और गवर्नमेंट बिल में। तो जो दोनों बिल में डिफरेंस होता है ना, वो ये होता है कि जब प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस करना होता है तो आपको 1 महीने का नोटिस देना होता है, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देयर हाई नंबर ऑफ चांसेस कि किसी भी आने वाले एलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, एआईबी, यूजीसी नेट और जुडिशरी एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछा जाए, तो इसको तो आप याद कर लो। कितना नोटिस चाहिए? 1 महीने का। ठीक है, आखिरी सवाल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बी ब्रॉट फॉरवर्ड बाय। तो कौन लेके आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल? तो वो लेके आएगा, या तो गवर्नमेंट लेके आएगी, या प्राइवेट मेंबर होगा तो प्राइवेट मेंबर बिल में प्राइवेट मेंबर लेके आएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चन इसलिए लिए क्योंकि अगर आप क्लैट पीजी को देखोगे तो 2020 में जो पेपर था वहां पे उन्होंने हर एक्सर्प्ट या पैराग्राफ के बाद 6 सवाल पूछे थे, और व्हेन इट कम्स टू 2021 का पेपर, सो दे आस्क्ड 10 क्वेश्चन। सो आई हैव टेकन 10 क्वेश्चन एक्सपेक्टिंग कि आने वाले 2022 के पेपर में दे आर गोइंग टू आस्क 10 क्वेश्चंस फॉलोड बाय ईच एक्सर्प्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर पार्ट of this video which is 10 MCQ जो कि मैंने पास्ट ईयर पेपर से लिए हैं, जो कि प्रियम्बल से रिलेट करते हैं। ओके, नाउ इंडिया इज सॉवरेन बिकॉज, क्यों इंडिया सॉवरेन है? तो इंडिया सॉवरेन है क्योंकि इंडिया पे कोई इंटरनल या एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है। यू रिमेंबर जब हमने सॉवरेन पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि सॉवरेनिटी का मतलब ही ये होता है कि फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल कंट्रोल, राइट? एंड सुप्रीमेसी मतलब इंडिया के पास सुप्रीमेसी है, इंडिया अपने आप में सुप्रीम है, राइट? चले नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। तो आउट ऑफ दीज 4 बी इज द करेक्ट आंसर। इन एसआर बोम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया दिस हैज बीन हेल्ड। नाउ नेक्स्ट इज, प्रियम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट सिक्योर लिबर्टी टू। तो कौन सी प्रियम्बल जो है वो किस चीज की लिबर्टी नहीं देता है? अपॉर्चुनिटी की, थॉट की, बिलीफ की या फेथ की? तो अपॉर्चुनिटी की लिबर्टी नहीं देता है, थॉट की देता है, बिलीफ की देता है और फेथ की भी देता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी वर्ड इज नॉट इन द प्रियम्बल, बट व्हेन इट कम्स टू लिबर्टी इट इज नॉट यूज्ड like with liberty, right? So liberty of opportunity is not provided, however opportunity word is there in the preamble. ठीक है, आई थिंक इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी की बात करता है वहां पे। नेक्स्ट इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इन चारों में से कौन सी चीज जो है वो पार्ट ऑफ प्रियम्बल नहीं है? सेक्युलरिज्म बिल्कुल है, हमने पढ़ा, सोशलिज्म वो भी पढ़ा, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक ये भी है, तो फेडरलिज्म नहीं है। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैट्यूट हैज नो प्रियम्बल। तो 4 स्टैट्यूट में से कौन सा ऐसा स्टैट्यूट है जिसमें प्रियम्बल नहीं है? ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेन में प्रियम्बल होता है, स्विट्जरलैंड में भी होता है, और जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था ना, उसमें भी प्रियम्बल था। हाउएवर व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उसमें प्रियम्बल नहीं था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ए। एक्सप्रेशन सोशलिज्म इन द प्रियम्बल हैज बीन एडेड बाय टेकिंग द व्यू ऑफ। तो किस व्यू को लेते हुए सोशलिज्म जो है उसे ऐड किया गया? ठीक है, इस आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म को ऐड किया गया। तो जो सोशलिज्म है इंडिया का और हमारे प्रियम्बल का वो मार्क्स और गांधी बेस्ड सोशलिज्म है, तो आंसर बी होगा। नाउ in the case of Golaknath versus state of Punjab, it was remarked that our preamble contains in the nutshell its ideas and aspiration. Who was the judge? तो गोलकनाथ केस में कौन जज था? सीधा सवाल ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जज थे जस्टिस सुब्बाराव। तो देखो जहां पे
बहुत जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स है उनके आपको ये भी पता रखना है कि उनका जो रेशियो था, क्या बेंच के किस रेशियो से क्या डिसेंटिंग ओपिनियन रही थी, क्या असेंटिंग ओपिनियन रही थी, और अगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिसेंट था तो उन जस्टिस का नाम भी आपको याद रखना है। एंड व्हेन इट कम्स टू मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स, देयर यू हैव टू रिमेंबर कि कौन वहां पे जस्टिस थे, ठीक है, कितने थे ये भी याद रखना है। ऐसे सवाल भी एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं पहले। चलो, नेक्स्ट इज जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इज क्या है, इज एन आइडिया। मैंने आपको बताया कि ये सारे आइडिया हैं, ठीक है। पहले वाली चीजें जो होती हैं वो ऑब्जेक्टिव होता है, देन आइडिया है जस्टिस अचीव करने का आइडिया है, आइडिया एनश्राइंड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, तो दिस इज अ आइडिया, राइट। नाउ नेक्स्ट इज upholding and protecting the sovereignty, unity and integrity of India is क्या है, upholding and protecting the sovereignty, ये क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। सो मैं ऑप्शंस देती हूं, इट इज अ पार्ट ऑफ preamble of the constitution, it is a fundamental duty, is it a basic structure, or is it a part, fundamental duty and basic structure, क्या ये तीनों है, तो what you can do, या तो आपको इसका आंसर पता होगा अगर आपने काफी अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा होगा, नहीं तो एक आपके पास टिप है, जाके तीनों में चेक करिएगा। आप ये भी चेक कीजिएगा कि ये चीजें प्रीएम्बल में है, फंडामेंटल ड्यूटीज में है, और क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर में भी प्रोवाइडेड है, ठीक है। एंड answer question number 9 in the comment box. Question number 10 again you have to answer, which says it has been observed by the Supreme Court of India that the word socialist in the preamble enables the court to lean more and more in favor of rationalization and state ownership of the industry. So this you have to answer, चार options दिए गए हैं, केस लॉज है, और जो हम पूछ रहे हैं यहाँ पे अबाउट सोशलिस्ट इन द प्रीएम्बल, ये किस केस लॉ में हेल्ड हुआ था, दिस यू विल आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे सिटीजनशिप की, ठीक है। अब सिटीजनशिप में जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस कि आर्टिकल्स क्या कहते हैं, हाउएवर आर्टिकल 5 to 11 डील्स विद सिटीजनशिप। यहाँ पे हम डायरेक्टली जो कि एक्सपेक्टेड है आने वाले एग्जाम्स में पूछा जाना, विच इज सिटीजन अमेंडमेंट बिल या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2019 का एक्ट है, उसमें क्या हेल्ड हुआ था, व्हाट वाज द इशू, ये सारी बातों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड्स यूज हुए हैं वो है परसिक्यूशन एंड इमिग्रेंट। अब परसिक्यूशन का मतलब क्या होता है, परसिक्यूशन का मतलब होता है वायलेंस, ये आपको याद रखना है। मैंने पहले भी आपको बताया कि दीज काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी, जैसे इसके पहले हमने इसी वीडियो में डोमिनियन डिस्कस किया था कि डोमिनियन क्या होता है, राइट, व्हाट इज द नीड, बिकॉज आप देखेंगे कि सवाल में कई बार ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज होती है जस्ट बिकॉज यू आर नॉट अवेयर विद द word vocabulary, and that's the reason you're not able to understand the question, and that's the reason these kind of words you have to jot them down somewhere, and अगर चाहें तो इसको गूगल करके इसके और मीनिंग्स भी ढूंढ लें, ठीक है। इमिग्रेंट कौन लोग होते हैं, ठीक है, सो इमिग्रेंट होते हैं वो लोग जो अपनी कंट्री छोड़ के किसी और कंट्री में सेटल होते हैं, ठीक है। अब जो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है वो उसका जो एक्ट है वो है 1955 का। तो अगर हम सिटीजनशिप की बात करें तो सिटीजनशिप के लिए या तो हम देखते हैं आर्टिकल 5 to 11 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या तो हम इस एक्ट को रेफर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एक्ट है वो किसकी बात करता है, वो बात करता है उन लोगों की जो कि सिटीजन बने 1950 के बाद, ठीक है। और अगर हम बात करें आर्टिकल 5 to 11, तो ये उन लोगों की बात करता है जो कि इस वक्त पे सिटीजन थे, ठीक है, हु वाज सिटीजन इन 1950। ये याद रखो, 1955 के बाद की बात करेंगे तो वहां पे बोला गया है कि पार्लियामेंट जो है वो एक लॉ पास करके, लॉ बना के रूल्स बनाएगा, लॉ बनाएगा कि कौन सिटीजन होंगे और कौन नहीं होंगे, और ये बात आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ही मिलेगी। और पार्लियामेंट में 1955 में एक लॉ बनाया जिसका नाम है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्ट, जिससे ये डिसाइड होता है कि 1955 के बाद, सॉरी 1950 के बाद कौन लोग सिटीजन होंगे, ठीक है। चलो नाउ यहां पे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनकी जो डेफिनेशन है, ठीक है,
उसको चेंज करने की बात की जा रही है। किसमें? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में इलीगल इमिग्रेंट्स की डेफिनेशन को चेंज करने की बात की जा रही है। कौन से इलीगल इमिग्रेंट्स? जो कि या तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। आई रिपीट, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश, और वहां पे भी इन 6 कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। आइदर हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज या क्रिश्चियंस। ठीक है, मतलब यहाँ पे मुस्लिम्स एक्सक्लूडेड हैं। अब क्यों एक्सक्लूडेड है और इसके एक्सक्लूजन का क्या रीजन दिया गया है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, तो पहले जो ये एक्ट है, इसमें प्रोसेस था सिटीजनशिप एक्वायर करने का, वो ये था कि या तो आप कोई गवर्नमेंट जॉब में हो या 11 साल इंडिया में रहते हो। ठीक है, अब इसी को रिड्यूस करके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ने 5 साल कर दिया है। किसके लिए? उन्हीं लोगों के लिए जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं और इन 6 कैटेगरीज में फॉल करते हैं: हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज या क्रिश्चियंस। ठीक है, अब जो ये वाला लॉजिक था वो ये दिया गया कि जो ये 3 कंट्रीज हैं, ये एक इस्लामिक डिक्लेयर्ड स्टेट्स हैं, ये कंट्री इस्लामिक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लोग हैं ये माइनॉरिटीज में हैं और मुस्लिम्स मेजॉरिटीज में हैं। इसीलिए सिर्फ जब माइनॉरिटीज माइग्रेट करेंगे, सिर्फ उन्हीं के लिए ये एक्ट बात करता है। ठीक है, चले आगे बढ़े। अब यहाँ पे हो क्या रहा था, ठीक है, इसकी थोड़ी सी कहानी आपको समझनी होगी। बेसिक जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आ रही थी, ये भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब 1971 के पहले 24 मार्च 1971 के पहले जो है वो असम, लाइक इसके बाद 1971 में सेंसस हुआ, लोगों को गिना गया और वहां पे लाइक जब वोटर लिस्ट प्रिपेयर की गई तो एक नंबर ऑफ वोटर्स डिफरेंट थे, और जब 1985 में इलेक्शन हुए तो अचानक से ये देखा गया कि भाई जो वोटर्स हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाकी कंट्री है वहां से कुछ लोग आके सेटल हुए हैं, कुछ लोग इमिग्रेंट हुए हैं असम में। उसी की वजह से असम में आंदोलन हुआ जिसे हम असम अकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, और उसी की वजह से एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप लेके आया गया। अब जो ऑब्जेक्टिव था असम अकॉर्ड का वो यही था कि ये पता लगाया जाए कि कैसे अचानक से इतने सारे वोटर्स बन गए हैं। दैट इज अ रीजन एक रजिस्टर बनाया गया, जनगणना हुई और ये पता गया कि क्या ये सारे लोग इमिग्रेंट हैं। ठीक है, अब ये तो बात हो गई थी 1971 के पहले की। ठीक है, 24 मार्च 1971 के पहले की हम बात कर रहे हैं, और असम अकॉर्ड कब हुआ था? 1985 में हुआ था। ठीक है, और आंदोलन कब से कब तक चला था? 79 से लेके 95 तक चला था। अब जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है जो किसकी बात करता है? ये बात करता है 2014 से 2019 तक। अगर आप हो, जो कि मैंने इसके पहले वाली स्लाइड में आपके साथ डिस्कस किया, तो अब आपको सिर्फ इतने पीरियड का बताना रहेगा। आपको जो ये पहले 11 साल वाली लिमिट है ना, वो शो नहीं करनी पड़ेगी। सब्जेक्ट टू यू बिलोंग्स टू दीज 3 कंट्रीज and you belongs to these 6 categories, then just by showing that you are in India since last 5 years, you can get the rights and called as citizen of India. ठीक है, I hope you have understood. Now, अब हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है, तो अब आप सबको पता है फंडामेंटल राइट्स तो भैया सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा सवाल किसी भी एलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, फॉर दैट मैटर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जाते हैं तो दे आर फ्रॉम फंडामेंटल राइट। तो हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट 3 में आते हैं और ये एक्सटेंड करते हैं आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। ठीक है, 36 से क्या स्टार्ट हो जाता है? डीपीएससी पार्ट 4 स्टार्ट हो जाता है। अब जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इंस्पायर्ड हैं यूएस के बिल ऑफ राइट्स से। ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है फंडामेंटल राइट्स का वो है टू सिक्योर पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द सिटीजंस। ये चीज आपको याद रखनी है कि पॉलिटिकल राइट्स जो हैं सिटीजंस के वो फंडामेंटल राइट्स सिक्योर करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो चेक भी करते हैं अनलिमिटेड पावर ऑफ द स्टेट को। मतलब स्टेट्स कोई
आर्बिट्री लॉज नहीं बना सकता, कोई ऐसे लॉज जो सिटीजन्स के अगेंस्ट हैं वो नहीं बना सकता। अगर वो ऐसा बनाता है कोई लॉ and if it is contradictory to the fundamental right, then the person has a right to approach high court or supreme court. ठीक है। now फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो अवेलेबल किसके अगेंस्ट होते हैं, वो स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल होते हैं। इसीलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि स्टेट क्या होता है, जो कि हम आगे आने वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट एंड not available against private individuals. This you have to remember. Now, fundamental rights are not absolute. They are subject to certain reasonable restriction. ऐसा नहीं है कि आपके पास सारे fundamental rights हैं और अब आप कुछ भी करें, उन पे भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। देन फंडामेंटल राइट्स कुड बी सस्पेंडेड। अब आप सबको पता होगा इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट, तो फंडामेंटल राइट्स को इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड किया जा सकता है। जो आर्टिकल 19 होता है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, और जो बाकी बचे हुए फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें जो प्रेसिडेंट है वो सस्पेंड कर सकता है। आई रिपीट, at the time of emergency, Article 19 gets automatically suspended, and in no manner Article 20 or Article 21 can be suspended. They cannot be suspended, and rest of the articles can get suspended by the president. ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई, आगे बढ़ो। अब यहाँ पे हम देखते हैं ब्रॉडली कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ब्रॉडली अगर हम देखें तो राइट टू इक्वालिटी जो कि 14 से 18 तक आता है, राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24, right to freedom of religion 25-26, cultural and educational right 29-30, and right to constitutional remedy which is provided in article 32. ठीक है, अब टोटल 6 फंडामेंटल राइट है। अब यहाँ पे जो ये स्टार है ये क्या कर रहा है, ये है राइट टू प्रॉपर्टी। तो पहले 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में प्रोवाइडेड था, जो कि एक फंडामेंटल राइट था। बाय द वर्च्यू ऑफ 44th अमेंडमेंट इसे एक लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया, और इसे उठा के पार्ट 12 में रख दिया गया, एंड इसका आर्टिकल दिया गया 300A। ठीक है, ये बातें आपको पता होगी, जस्ट फॉर द रिवीजन आपको रिवाइज हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे स्टेट की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट, तो हमें ये जानना जरूरी है कि भाई ये स्टेट है क्या। तो आर्टिकल 12 जो कि पार्ट 3 में है वो स्टेट को डिफाइन करता है, लेकिन यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो सिर्फ पार्ट 3 के लिए है। पार्ट 4 के लिए अगर हम बात करें तो डेफिनेशन दे रखी है आर्टिकल 36 में, जहां से डीपीएसपी स्टार्ट होते हैं। अगर ये बात आपको नहीं पता थी तो वहां पे अपना बेरेट खोलो, आर्टिकल 36 निकालो और उसके साथ में आर्टिकल 12 लिख लो कि इट इज टू बी रेड विद आर्टिकल 36। नाउ आर्टिकल 12 जो है ये क्या बताता है, ये बताता है कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑफ द यूनियन ये स्टेट में आएंगे। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट इनको स्टेट माना जाएगा, लोकल अथॉरिटीज को स्टेट माना जाएगा, और इसके साथ साथ अदर अथॉरिटीज को स्टेट माना जाएगा। देखो, कोई भी ऐसी बॉडी जिसे स्टेट मानना है, अगर वो लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन है, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट है या लोकल अथॉरिटी है, तो ये बहुत इजी है पता करना। लेकिन जो ओपन ब्रॉडर कैटेगरी, ओपन कैटेगरी है वो है अदर अथॉरिटी। तो ये अदर अथॉरिटी को जस्टिफाई करने के लिए काफी सारी चीजें की गई, काफी सारे केस लॉज आए, उन्हीं को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज केस लॉज एट लेंथ, लेकिन मानो बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं। अगर आपको डिटेल में चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखो, वी विल ट्राई टू कम अप विद सम टाइप ऑफ कोर्स जिसमें हम सारे केस लॉज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ पहला है यूनिवर्सिटी ऑफ मैड्रिस वर्सेस सांताबाई। अब यहाँ पे एजिस्डम जेनरिस का कॉन्सेप्ट दिया गया स्टेट को डिफाइन करने के लिए, और यहाँ पे कहा गया कि एजिस्डम जेनरिस क्या होता है कि अगर आप एक टाइप की चीजों को कहते हो, अगर आप ये बोलते हो ये पेन है, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम पेंसिल रखते हैं, तो अगर थर्ड चीज वॉल पेन है तो आप देख सकते हैं क्योंकि हम सिमिलर चीजों की बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एजिस्डम जेनरिस, राइट। नाउ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल में ये कहा गया कि वो चीज स्टेट होगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूट से बनाई गई हो। ठीक है,
सुखदेव वर्सेस भगतराम में ये कहा गया कि LIC, ONGC, NIFC ये सारे स्टेट माने जाएंगे। RD शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के केस में, जिसको हम एयरपोर्ट अथॉरिटी केस से भी जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट केस, यहाँ पे एजेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटालिटी की बात की गई। अजय हासिया केस, जो कि जिसका पूरा नाम है अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, यहाँ पे टेस्ट दिए गए, राइट। गिव मी अ मोमेंट। और यहाँ पे ये बोला गया कि अगर पूरा एंटायर जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट का है, डीप कंट्रोल है, परवेसिव कंट्रोल है, या पब्लिक इंपॉर्टेंस है किसी बॉडी की, या उसका कोई मोनोपोली स्टेटस है, तो उसे स्टेट माना जाएगा। सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भारत पेट्रोलियम को स्टेट बताया गया। प्रेम चंद गर्ग वर्सेस एक्साइज कमिश्नर में रूल मेकिंग पावर बताया कि किसके पास रूल मेकिंग पावर है, ये आपको देखना होगा। AR एंथोले वर्सेस RS नायक के केस में ये कहा गया कि जुडिशरी को कब स्टेट माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि भाई अगर जुडिशरी नॉन जुडिशियल फंक्शन कर रही है, जैसे कि जुडिशरी हाई कोर्ट एग्जाम्स लेते हैं, ठीक है, वो एग्जाम का फंक्शन कर रही है, वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, तो उस केस में नॉन जुडिशियल फंक्शन के केस में जो जुडिशरी उसे स्टेट माना जाएगा, बट व्हेन इट कम्स टू जुडिशियल फंक्शन तो उसे स्टेट नहीं माना जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, AR एंथोले वर्सेस RS नायक, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे आर्टिकल 13 की। तो मैंने आपको बताया कि इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम आर्टिकल 14 तक बात करने वाले हैं। आर्टिकल 13 क्या कहता है? ये कहता है ऑल लॉज शुड बी कंसिस्टेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पे समझो, देखो आर्टिकल 13 ये कहना चाहता है कि या तो कोई एग्जिस्टिंग लॉ है, ठीक है, या आप कोई नया लॉ बना रहे हो, ठीक है। ऐसा कोई लॉ ना बनाया जाएगा, ना ही कोई एग्जिस्टिंग लॉ कंटिन्यू करेगा जो कॉन्ट्रडिक्शन में हो, इनकंसिस्टेंट हो, किसके? फंडामेंटल राइट्स के, ठीक है, समझ आया। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है? ऑल लॉज शुड बी कंसिस्टेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब जितने भी लॉज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कंसिस्टेंट होने चाहिए। अगर वो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, चले आ रहे हैं और वो कंसिस्टेंट नहीं है, तो उनको खत्म वॉइड कर दिया जाएगा। और अगर नए लॉज बनाए जाएंगे तो सबसे पहले ये चेक किया जाएगा कि ये जो नए लॉज हैं ये कंसिस्टेंट हैं या नहीं। टू कर्व द पावर ऑफ लेजिस्लेचर सो दैट दे शुड नॉट एंड अप मेकिंग एनी लॉ व्हिच इज इनकंसिस्टेंट टू फंडामेंटल राइट। अब ये क्यों किया गया? ये इसीलिए किया गया ताकि लेजिस्लेचर पे कोई चेक हो। और यहीं से क्या आता है? यहीं से आता है जुडिशियल रिव्यू की बात, ठीक है। To keep the check and balance on the power of the legislature to make the laws, right? तो यहाँ पे ऐसा इसलिए करा गया ताकि लेजिस्लेचर कोई भी आर्बिट्री लॉ ना बनाए। कोई भी वो लॉ बनाए तो उसे हमेशा ये देखना रहे कि जो भी ये लॉ है वो फंडामेंटल राइट से कंसिस्टेंट है या नहीं। अब आर्टिकल 13 का जो 1 क्लॉज है ये बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, जो कि पहले के लॉज है, कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले के लॉज। और 2 जो है वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात करता है। और यहीं पे जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब, जैसे कि मैंने आपको समझाया, कि जुडिशरी है उसके पास पावर है कि वो चेक कर सके लेजिस्लेचर के बनाए गए लॉज को, ठीक है, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर हो और चाहे वो पार्लियामेंट ने बनाया हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल NJAC, यू ऑल रिमेंबर कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट बिल, जो एक कमीशन बनाई गई थी, एक कमेटी थी, NJAC को लेके आया गया था, उसको कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था। कैसे स्ट्रक डाउन किया था? क्योंकि ये एक्ट था, ये एक लॉ था जो कि लेजिस्लेचर ने बनाया था। तो बाय द वर्च्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी ने उसे रिव्यू करा और कहा कि इट इज इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इसलिए उसको स्क्रैप आउट कर दिया गया था। नाउ कम्स डॉक्ट्रिन्स, कुछ डॉक्ट्रिन्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन डॉक्ट्रिन्स से जो रिलेटेड केस लॉज हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, इसका मतलब होता है ओवरशैडो होना। एग्जाम्पल से समझाती हूँ, पहले एक केस देख लो, बीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ MP, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट केस है। डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि amongst these which case is related with doctrine of eclipse, तो आंसर विल बी बीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ MP। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोई भी अगर लॉ, ठीक है, वो इन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट होगा तो
उसे पूरा नल एंड वॉइड नहीं किया जाएगा, सिर्फ उस पे एक शेडो लगा दिया जाएगा। कभी फ्यूचर में अगर कोई और लॉ बना के या कोई अमेंडमेंट करके उसको अगर उसकी शेडो हट जाती है तो वो वापस से एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक शेडो लगाई जा रही है, उसे पूरा नल एंड वॉइड नहीं किया जा रहा है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का जो केस है वो है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का मतलब होता है सेपरेशन, मतलब कोई भी अगर ऐसा लॉ है जिसका एक पार्ट तो वैलिड है बट दूसरा पार्ट वॉइड है, तो जो वॉइड पार्ट है, जो कि इनकंसिस्टेंट पार्ट है, उसे हटा दिया जाएगा और जो कि कंसिस्टेंट पार्ट है वो एग्जिस्टेंस में रहेगा। दैट इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, हैज बीन डिस्कस्ड इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ, एज इट इज अ क्रैश कोर्स तो मैं बहुत डिटेल में चीजों को डिस्कस नहीं कर सकती, यू नो टाइम की काफी कमी है। चले आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में ये बात की गई थी। आर्टिकल 13 जो हमने पढ़ा ना, 368 किसकी बात करता है, ये प्रोसीजर बताता है और पावर्स देता है पार्लियामेंट को टू अमेंड दी लॉज, राइट, फॉर द अमेंडमेंट्स। नाउ शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको आप अमेंड कर सकते हो, ठीक है, आर्टिकल 368 को यूज करके। सेम बात कही गई थी सज्जन सिंह के केस में। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में भी यही कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड। व्हेन इट कम्स टू गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, हियर इट वाज हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स cannot be amended। तो you have to remember कि इन स्टार्टिंग के दो केसेस में कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं, however गोलकनाथ के केस में दोनों ऊपर के केसेस को ओवर रूल कर दिया गया था और यहाँ पे कहा गया था कि दे कैन नॉट बी अमेंडेड। फिर क्या आया, फिर आया सबसे बड़ा 13 जज बेंच का केशवचंद्र भारती केस। इसने गोलकनाथ के केस को ओवर रूल किया और कहा कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, प्रीएम्बल, एवरीथिंग, बट पार्लियामेंट व्हेनेवर दे विल डू द अमेंडमेंट, उनको ये याद रखना पड़ेगा कि आपकी अमेंडमेंट से उसका बेसिक स्ट्रक्चर में कोई अमेंडमेंट तो नहीं हो रही है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट हो रहा है तो अमेंडमेंट नहीं की जा सकती, अदरवाइज पार्लियामेंट हैज ऑल द राइट्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स एंड preamble, right? I hope ये chronology of judgment से आपको काफी चीजें क्लियर हुई होंगी। Now, आर्टिकल 14 को देखते हैं। आर्टिकल 14 जो है ये बात करता है राइट टू इक्वालिटी की। अब जब हम राइट टू इक्वालिटी को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें पढ़ना होता है रूल ऑफ लॉ, ठीक है। रूल ऑफ लॉ किसने दिया था, एवी डाइसी ने दिया था और इनकी एक किताब भी है द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, इसमें इन्होंने बात की थी। अब आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बात करता है, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आर्टिकल 14 से 18 पूरे इक्वालिटी की बात करते हैं। However, in this video we will be discussing only आर्टिकल 14, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे आर्टिकल 14 में ये कहा गया कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होगी, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो लॉज हैं वो सबके ऊपर है, ठीक है। मतलब लॉ इज अबव एवरीवन, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रूल ऑफ लॉ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एंड इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए हर व्यक्ति का। लेकिन इसमें भी कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या प्रोहिबिशन है, अनइक्वल ट्रीटमेंट की प्रोहिबिशन है, ठीक है, जो बात करता है आर्टिकल 14 का क्लॉज 1, ठीक है, जो कि बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। और आपने कई बार ये टर्म सुने होंगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इनमें क्या डिफरेंस है इसको आज अच्छे से समझो और जानो, ठीक है। आर्टिकल 14 का जो 1 है ये इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है और ये एक इंग्लिश लॉ का कॉन्सेप्ट है। When it comes to equal protection of law, ये आपका आर्टिकल 14 क्लॉज 2 में है और ये एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पहला डिफरेंस क्या हुआ, 14(1) में इक्वालिटी बिफोर लॉ है, 14(2) में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। 14(1) जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो एक इंग्लिश कॉन्सेप्ट है। व्हेन इट कम्स टू 14(2) इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इट इज अ अमेरिकन कॉन्सेप्ट। 14(1) जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये क्या बात करता है, ये प्रोहिबिट करता है अनइक्वल ट्रीटमेंट को, ये एक नेगेटिव है, मतलब ये प्रोहिबिशन लगाता है कि अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा।
everyone is equal, law will treat everyone equally. ठीक है, मतलब अगर A B, ठीक है, अगर A रिच है और B पुअर है, अब ए ने कोई एक्ट किया और बी ने भी वही एक्ट किया, तो दोनों को लॉ की नजरों में इक्वली ट्रीट किया जाएगा. दिस इज व्हाट 41 सेज, इररिस्पेक्टिव कि एक पुअर है और एक रिच है, राइट? तो दोनों को इक्वल ट्रीट किया जाएगा फॉर द सेम एक्ट और फॉर द सेम ओमिशन इफ दैट एक्ट और ओमिशन इज पनिशेबल. अंडरस्टूड? सो वी शुड नॉट अफोर्ड अनइक्वल ट्रीटमेंट. हम इक्वल लोगों के लिए अनइक्वल ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते. दिस इज व्हाट इक्वालिटी बिफोर लॉ. लॉ की आंखों में, लॉ के सामने सारे लोग इक्वल है. हाउएवर व्हेन इट कम्स टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो यहाँ पे ये बात होती है कि इक्वल, यहाँ पे डिमांड की जाती है इक्वल ट्रीटमेंट की. देखो समझना, पहले वाले में इक्वालिटी बिफोर लॉ में नेगेटिव कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे अनइक्वल ट्रीटमेंट को प्रोहिबिट किया जा रहा था, जबकि 14(2) में इक्वल ट्रीटमेंट की डिमांड की जा रही है. कैसे, वो समझो. यहाँ पे टू इंडिविजुअल्स हु आर नॉट इक्वल कुड बी ट्रीटेड अनइक्वली. अब यहाँ पे कैसे? फॉर एग्जाम्पल, दो लोग हैं, ए है और बी है, ठीक है. ए और बी दोनों ने मर्डर किया, ठीक है, लेकिन ए जो है वो 5 साल का है और बी 25 साल का है. क्योंकि हमें पता है कि इंडिया में लॉ है कि 7 साल से छोटे बच्चे को ये माना जाता है कि उसके पास इंटेंशन फॉर्म करने का माइंड नहीं होता है, राइट? सो ही इज एग्जेम्प्टेड. तो क्या इन दोनों पे सेम रूल्स लगेंगे? नहीं, बिकॉज दे आर अनइक्वल, राइट? सो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि दो लोगों को अगर वो इक्वल नहीं है तो उन्हें अनइक्वली ट्रीट किया जा सकता है. दैट इज व्हाट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. लॉ दोनों को इक्वली प्रोटेक्ट करता है. हाउएवर बिकॉज दे आर अनइक्वल, तो उन्हें इक्वल प्रोटेक्शंस नहीं दी जा सकती हैं. ठीक है, मतलब एक 10 साल का पर्सन और एक 50 साल का पर्सन, उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता है. ठीक है, नो यूनिवर्सल एप्लीकेशन. वी शुड डिमांड लॉज फॉर इक्वल ट्रीटमेंट. हमें ऐसे लॉज को डिमांड करना चाहिए कि इक्वल ट्रीटमेंट हो, राइट? एंड दिस इज फॉर बेटर पब्लिक वेलफेयर एंड क्लासिफिकेशन इज मस्ट. अब क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, मेन एंड विमेन, इनमें भी क्लासिफिकेशन जरूरी है, ठीक है. एंड दैट इज अ रीजन वर्क प्लेस में जो हरेसमेंट के जो लॉज आते हैं, हरासमेंट अगेंस्ट विमेन एट वर्क प्लेस, तो वो विमेन के लिए आते हैं बिकॉज दे आर अनइक्वल, ठीक है, और उन्हें अनइक्वली ट्रीट किया जाएगा. एंड दैट इज व्हाट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. ठीक है, तो हम यहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट डिमांड करते हैं, बट सेम लोगों की इक्वल ट्रीटमेंट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि एक बच्चे जिसने मर्डर किया है, उसका ट्रायल या उस पर जो चार्जेस लगेंगे वो सेम नहीं हो सकते अगर किसी 25 साल के पर्सन ने मर्डर किया है. ठीक है, क्योंकि दे आर नॉट एट इक्वल फुटिंग, राइट? चलो, नाउ यहाँ पे टेस्ट कुछ जजमेंट से हम देखते हैं क्या क्या टेस्ट है. स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा. यहाँ पे इंटेलिजिबल डिफरेंशिया बताया गया. उसके बाद रैशनल नेक्सस, जिसमें हम ये बताते हैं कि देखो, क्लासिफिकेशन इसलिए किया जाता है ताकि हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिले. ठीक है, तो डिजायर्ड रिजल्ट के लिए क्लासिफिकेशन किया जाता है. EP रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में जो है, इसमें न्यू डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबलनेस को बताया गया. ठीक है, इसके बाद इक्वालिटी जो है एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, ये भी बताया गया. इट कैन नॉट बी कन्फाइंड विद ट्रेडिशनल लिमिट्स. तो अब EP रुपया में जो है न्यू डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबलनेस को लेके आया गया. 1970 तक एक डिफरेंट रीजनेबलनेस का बोले या फिर इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का बोले, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट चलता था. 1970 में जब EP रुपया का केस आया, तो न्यू डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबलनेस को लेते आते हुए ये कहा गया कि क्योंकि इक्वालिटी एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है वैसे इसको भी चेंज होना चाहिए, और कोई ट्रेडिशनल लिमिट में आप इसको नहीं रख सकते. इक्वालिटी बिफोर लॉ नॉट ओनली मींस रूल ऑफ लॉ, हाउएवर इट विल आल्सो इंक्लूड नेचुरल जस्टिस. तो यहाँ पे ये कह दिया गया कि इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है, जो कि आपने 14(1) में देखा, वो सिर्फ रूल ऑफ लॉ को नहीं कहेगी. ये नहीं कहेगी कि लॉ इज अबव एवरीवन. यहाँ पे आपको नेचुरल जस्टिस को देखना भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आपको ये भी दिमाग में रखना है कि नेचुरल जस्टिस हो रहा है कि नहीं. फिर आता है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट, और यहाँ पे क्या कहा गया कि
कोई भी जो लॉ बनाए जाएंगे या कोई भी एक्ट जो है वो आर्बिट्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वो हमेशा इंश्योर करना चाहिए, क्या इंश्योर करेगा, फेयरनेस को इंश्योर करेगा, इक्वालिटी को इंश्योर करेगा। इफ एनी स्टेट एक्शन इज आर्बिट्री देन इट इज अगेंस्ट इक्वालिटी। तो मेनका गांधी में ये कहा गया, ये 1980 की जजमेंट है, 10 सालों के बाद ये कहा गया कि सारे स्टेट के एक्शंस जो हैं वो नॉन आर्बिट्री होने चाहिए और वो इक्वालिटी को हमेशा सपोर्ट करें, इंश्योर करें। और if the actions are arbitrary then they are against equality. Now बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, जैसे कि मैंने अभी आपको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की क्लास ली, आज ये 6 मई है। यहाँ पे मैं टोटल 9 लेक्चर्स लेने वाली हूँ। सेम नीलम मैम ने जैसे 5th को कॉन्ट्रैक्ट की क्लास ली थी, अभी वो कॉन्ट्रैक्ट पे 3 और लेक्चर्स लेने वाली हैं। सेम गोज विद अदर। तो यहाँ पे कब क्या स्टार्ट होने वाला है वो डेट्स मेंशन है। जैसे कि कल हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रिमिनल लॉ, सेम 7 बजे 7 PM पे क्लास स्टार्ट होगी। तो आपके कोई डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये कैलेंडर मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आप प्रिपेयर्ड रहें, आप पहले से भी थोड़ा सा पढ़ के रखें ताकि आपके लिए क्लास लेना इजी हो। नेक्स्ट इज, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया, ऑल इंडिया ओपन मॉक हम कंडक्ट करने वाले हैं, 8 को ये होगा। आप इस नंबर पे कॉल करके एनरोल कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी क्लैट पीजी बेस्ड, क्लैट पीजी का एग्जाम आ रहा है। इसकी प्रॉपर तैयारी करने के लिए और अपनी तैयारी को चेक करने के लिए इसको अटेम्प्ट करें। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई एम भूमिका इंदौरी साइनिंग ऑफ। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इफ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा, कुछ भी आपको लगा कि आपको हेल्प करने वाला है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।